हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। ये अपनी छठी वीडियो है, छठा कंसेप्ट लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसके अंदर एक हम बहुत ही शानदार कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो जनरली बुक्स के अंदर या कहीं पर भी आपको अलग से करवाया नहीं जाता है, इन क्वेश्चंस को अलग से। अगर इस कंसेप्ट को हम अलग से करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे, और अगर हम अलग से नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे सामने मिस्ट्री बने रहते हैं। इस कंसेप्ट के क्वेश्चन कभी भी एकदम से आपके सामने आ जाएंगे तो आपको डर लगेगा, यार ऐसे क्वेश्चन कैसे करूं, है? तो ये हम बिल्कुल कैटेगराइज करके कोर्स को कर रहे हैं, कैटेगराइज करके क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। ठीक है, तो अगला अपना कंसेप्ट है प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ रेशियोज। क्या मामला है, क्या कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए। देखो जी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास दो बस हैं, बस 1 और बस 2। क्लियर है? किसी भी बस की जो कमाई है, किसी भी बस की जो अर्निंग है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? बस की अर्निंग डिपेंड करती है, या फिर बस का टोटल रेवेन्यू हम बोल दें। मतलब कि टोटल कितने रुपए वो कमा कर देगी, वो डिपेंड करता है कि भैया उसकी टिकट का प्राइस क्या है और नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सेल हो रही है। मान लो आपके सामने एक बस भरी खड़ी है, वो प्लेस ए से प्लेस बी तक जाएगी, तो वो बस उस ट्रिप के दौरान, वो प्लेस ए से प्लेस बी तक जाएगी, तो वो बस उस ट्रिप के दौरान कितने रुपए कमा कर देगी, ये किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि भैया उसकी टिकट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और नंबर ऑफ टिकट कितनी बिकी है, उसके अंदर बंदे कितने बैठे हैं। ठीक है, मान लो उसकी टिकट जो है वो 10 रुपए की है और उसके अंदर जो बंदे बैठे हैं वो 50 बंदे बैठे हैं, तो टोटल 500 रुपये वो कमा कर दे देगी, उसका जो रेवेन्यू है 500 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? आजकल तो तेल का खर्चा भी नहीं निकलेगा, बट ठीक है। तो ऐसे ही मैं दो बसेस का एग्जाम्पल लेता हूं, आपको ये पता चल गया कि जो बस की कमाई है वो टिकट प्राइस पर और नंबर ऑफ टिकट इनके ऊपर डिपेंड करती है। यहां पर हम ये लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अपने पास दो बसेस हैं, इन दोनों बसेस के अंदर जो नंबर ऑफ टिकट्स सेल हुई हैं उनका रेशियो है 2:3। फॉर एग्जाम्पल 2:3। क्लियर है? हो सकता है इसकी 200 टिकट सेल हो गई, इसकी 300 टिकट सेल हो गई, इसकी 20 टिकट सेल हो गई, इसकी 30 टिकट सेल हो गई, मैं पता नहीं, इनका रेशियो है 2:3। और जो टिकट्स का प्राइस है उसका रेशियो है 3:4। हो सकता है इसकी 3 रुपए की हो, इसकी 4 रुपए की हो, इसकी 300 रुपए की हो, इसकी 400 रुपए की हो, मुझे नहीं पता, लेकिन टिकट का प्राइस है ये। तो इनकी अर्निंग का आप रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर इनके रेवेन्यू का टोटल रुपया जो आएगा आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू डिपेंड करता है इन दो चीज़ों पर, इस बस का भी, इस बस का भी, और इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो जब एक क्वांटिटी, एक वैल्यू बाकी दो के प्रोडक्ट पर डिपेंड करे, किन्हीं भी 2 या 3 क्वांटिटीज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करे, हमारे क्वेश्चंस के अंदर 2 पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर दो अलग अलग सिचुएशन में इनका हमें रेशियो दे दिया तो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं भाई साहब, इन दोनों के रेशियो की गुणा करके। जैसे 2 × 3 6, 3 × 4 12, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। इस दूसरी वाली बस की इससे कमाई डबल हो जाएगी। सिंपल सी ये बात है। क्लियर है? हाँ, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, और ये हो सकता है सर, आपने तो डिवीजन भी लिखा है, डिवीजन ऑफ रेशियो, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लिखा। अगर मैं आपको ये बता दूँ कि भैया इन दोनों बसेस की जो कमाई है वो कुछ भी मान लो 8:5 इस रेशियो में हुई है। ठीक है, और इनकी टिकट का जो प्राइस है वो 3:4 इस रेशियो में है, और मैं आपसे ये पूछ लूँ, तो आपको ये बात पता है ना कि इन दोनों के प्रोडक्ट से ये आता है। तो अब की बार मैंने आपको ये और ये दे दिया, तो जब आप इसके रेशियो को इसके रेशियो से डिवाइड करोगे तो इसका रेशियो आ जाएगा। अब की बार मैंने आपको क्या क्या दे दिया, मैंने ये दे दिया, और मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने ये दे दिया। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ना, सेम अंडरस्टैंडिंग है। तो रेवेन्यू का रेशियो जो है 8 और 5, इसको मैं डिवाइड करूंगा ऐसे रिस्पेक्टिवली इस रेशियो से 3 और 4 ऐसे। और अगर आपने रेशियो को सोल्व करना है तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 32,
रेशियो 3×5=15, 32:15। ठीक, तो जो नंबर ऑफ टिकट्स का रेशियो है वो होएगा 32:15। अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है तो इन दोनों का अगर उसने दे दिया रेशियोज इन दोनों के, तो तीसरे का निकालना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके आ जाएगा। अगर फाइनल दे दिया और इन दोनों में से एक दे दिया तो दूसरे का डिवाइड करके आ जाएगा। ये बेसिक सी चीज है, इसी को हम अपने आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज करने वाले। क्लियर है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर, बताइए। The ratio between the number of passengers traveling by first and second class between two railway stations is 1:50. तो the ratio between number of passengers, ये क्या है? कितने पैसेंजर्स, पैसेंजर कितने हैं ट्रेवलिंग बाई फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, दिस इज नंबर ऑफ पैसेंजर्स 1:50, इसका रेशियो दे दिया। और बाद में किस चीज़ का रेशियो दे दिया? वेयर एज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर्स, फेयर्स यानी कि किराया का, किराए का क्या रेशियो है भाई? 3:1। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया वी आर टोटल, यहाँ पर इसने क्या बताया है? इफ ऑन ए पर्टिकुलर डे ₹1325 वाज कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बिटवीन दीज टू स्टेशंस, इन दोनों स्टेशन में जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं वो इन्हीं क्लासेस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं, तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि जो रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं वो किस पर डिपेंड करता है कि किराया कितना है और भैया बंदे कितने बैठते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट पर। तो यही हम करेंगे 1:3 रेशियो 50:1 50। तो जो रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं अगर वो टीयर 1 से, अगर वो क्लास 1 से 3 रुपये इकट्ठे हुए हैं तो क्लास 2 से 50 इकट्ठे हुए होंगे, इसका रेशियो अपने पास आ जाएगा। ठीक, इसने क्या पूछा? इसने पूछा है व्हाट वाज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकंड क्लास, सेकंड क्लास से कितना हुआ होगा? तो सिंपल सी बात है, 50 और 3 53 की वैल्यू दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1325 डिवाइडेड बाई 53, और उसने पूछे 50 यूनिट की वैल्यू। ठीक है भाई, बहुत ही प्यार से बता देंगे। 53 एकम 53, 53 दूनी तो 106 पर, हाँ 53 दूनी पर ही चला जाएगा, 53 दूनी 106, तो आ जाएगा 6 पर जाएगा तो 26 265, 265 कितने पर जाएगा? 5 पर ही जाएगा, 5 पर, तो 1250 विल बी द आंसर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, बताओ फिर। इन एन एक्सप्रेस ट्रेन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पैसेंजर्स का दे दिया ना यहाँ पर रेशियो, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 1:2:3, ट्रैवलिंग इन एसी स्लीपर क्लास, और उसका आगे क्या है? फर्स्ट क्लास एंड स्लीपर क्लास। ठीक है, इस रेशियो में नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, और जो इनका किराया है, जो फेयर है, उसका रेशियो जी 5:4:2। देन आगे क्या बताया? इफ द टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है उसका क्या रेशियो होगा? अब देखो इस चीज को जो अपना एग्जामिनर है वो कैसे भी बोल सकता है, टोटल इनकम बोल देगा, टोटल मनी कलेक्टेड बोल देगा, टोटल रेवेन्यू बोल देगा, टोटल अर्निंग बोल देगा। ये आपको समझना है कि अच्छा मतलब जो भी टोटल कमाई हुई है वो इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो गुणा करना स्टार्ट करते हैं, 1×5 2×4 8 3×2 6, इस रेशियो में कमाई होगी भाई। उसने क्या बताया? इफ द टोटल इनकम फ्रॉम दिस ट्रेन, इस ट्रेन से जो टोटल इनकम है वो 38,000 है, तो 8 और 6 14 और 5 19, 19 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 19 दूनी 38, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 2000। रियल चीज़ है, 2000 गुना है हमारे इस रेशियो से। ठीक है, देन द इनकम फ्रॉम एसी स्लीपर क्लास, तो जो एसी क्लास से होएगी वो 5 का 2000 गुना यानी कि 10,000, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के आएंगे सबसे इजी क्वेश्चन अगर आएंगे तो धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे हमेशा की तरह। ये बताओ, और इसी कंसेप्ट के ऊपर जो पार्टनरशिप आपका टॉपिक है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स, इसी के ऊपर बेस्ड वो पूरा टॉपिक है, लेकिन उसको हम अलग से करेंगे।
ए पर्सन बॉट सम राइस एंड व्हीट फॉर ₹380, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राइस एंड व्हीट। तो वेट का रेशियो उसने बता दिया कि भैया राइस और व्हीट उसने जिस रेशियो में खरीदा उनके वेट का रेशियो, ये अगर 4 किलो खरीदा तो ये 3 किलो खरीदा, ठीक है। एंड द प्राइस, और प्राइस का रेशियो बता दिया कि किस रेट में मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक चीज़ का वेट बता दूं कि कितनी खरीदी है और मैं आपको उसका रेट बता दूं कि पर केजी कितने की मिल रही है, तो आप टोटल क्या बता पाओगे? आप ये बता पाओगे कि उसके ऊपर टोटल कितना खर्चा लगेगा या फिर उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, इन दोनों का प्रोडक्ट। क्या रेट है, 20 रुपये किलो, कितने 4 किलो लिया है तो 20 के 80 रुपये खर्चा हो जाएगा, इनके ऊपर टोटल कितना खर्चा हो गया। तो 4 5 20 रेशियो 3 6 18, इस रेशियो में खर्चा हो जाएगा 20:18। सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज ज़रूरत भी नहीं है। ये भी इजी वैल्यू इजी है। तो ये इनके खर्चे का रेशियो, अगर राइस के ऊपर उसके 20 रुपये खर्च हुए हैं तो टोटल व्हीट के ऊपर उसके 18 रुपये खर्च हुए हैं। यहाँ पर उसने बताया क्या है, उसने ये बताया है कि भैया उसके टोटल 380 रुपये खर्च हो गए। तो 20 + 18 टोटल कितना आ गया, 38 यूनिट की ये वैल्यू है। तो 10 गुना है कि नहीं, तो सीधा सीधा हमें पता लग गया, यहाँ पर 200 रुपये खर्च हुए, यहाँ पर 180 खर्च हुए। और उसने क्या पूछा है, द राइस वॉज बॉट फॉर, राइस कितने का खरीदा गया, 200 रुपये का। दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है भाई, इजी क्वेश्चन। ये बताओ फिर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ए बैग कंटेन्स 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ नोट्स। बैग के अंदर 3 तरह के नोट हैं, एक तो 50 रुपये के हैं, एक 20 रुपये के हैं और एक 5 रुपये के। एक्चुअल में एग्जाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप समझ जाओ, क्योंकि 50 20 और 5 तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, देखा जाए तो मैं अलग से क्यों लिखूँ, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक। किस रेशियो में है, ये है जी, ये ऊपर क्या है, ये है नोट की वैल्यू कि भैया नोट कितने का है, नोट की वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है, ये है नोट की संख्या, नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। अगर ये 4 नोट हैं तो ये 5 नोट हैं, तो ये 6 नोट हैं। क्लियर है। और यहां पर मैं लिखूंगा नेट वैल्यू, नेट वैल्यू कि कुल कितनी कीमत मिलती है। अगर 50 रुपए के 4 नोट हों तो टोटल 200 रुपये हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 4 नोट नहीं है, ये तो रेशियो है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, काफ़ी इंटेलिजेंट हो आप। तो ये एक्चुअल में 4 नोट नहीं है। देखो ऊपर वाली चीज़ का तो रेशियो यहाँ पर नहीं गिवन, ऊपर वाली तो एग्जैक्ट चीज़ गिवन है, 50 रुपये 20 रुपये 5 रुपये, ऊपर का तो रेशियो नहीं गिवन है ना। रेशियो सिर्फ गिवन है नीचे का, यानी कि नीचे का मल्टीप्लाइंग फैक्टर गायब है। 4 5 और 6 एक्चुअल में होना ज़रूरी नहीं है, 40 50 60 हो सकता है, या फिर इसका डबल हो सकता है सबका, या सबका 3 गुना हो सकता है। मुझे यही देखना है कि वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, सबका कितने गुना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअल में 4 मान लिया, ये देखी जाएगी। एक्चुअल में मैंने 4 मान लिया तो यहाँ से 200 रुपये होंगे। यहाँ पर मैंने एक्चुअल में 5 मान लिया तो यहाँ से 100 रुपये इकट्ठे होंगे। यहाँ पर मैंने रियल में मान लिया कि यार सही नोट होंगे तो 30 रुपये इकट्ठे होंगे। तो टोटल कितने रुपये इकट्ठे हुए, 200 और 10, 200 और 100, 300 और 30, 330 रुपये इकट्ठे हुए। ये तो तब हुए जब मैंने इन रेशियोज को ही सच्चाई मान लिया, जब मैंने रेशियोज की वैल्यू को मान लिया। रियल में कितने रुपए इकट्ठे हुए, आप बोलोगे सर रियल में तो इतने रुपए, तो इसका मतलब जो मैंने माना था ना रियल वैल्यूज उससे 10 गुना है भाई साहब, रियल वैल्यूज उससे 10 गुना है। तो यानी कि एक्चुअल में 40 नोट हैं, 50 नोट हैं, 60 नोट हैं। उसने क्या बोला है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बताओ, तो 50 रुपए के जो है वो 40 नोट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। सर एक्चुअल में एग्जाम में कैसे करेंगे, एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे करेंगे भाई साहब, आपको पता है कि हम रेशियो को ही सच्चाई मान लेंगे। तो मैं मान लूंगा 50 रुपए के 4 नोट, तो टोटल कितने हो गए, टोटल आप बोलोगे 200। 20 रुपए के 5 नोट, 100 रुपए हो गए। मैं टोटल रुपए देखूंगा कितने हो गए, अगर मैंने इन्हीं को सच मान लिया तो 5 6 30, टोटल 30 रुपए हो गए। तो टोटल मेरे बने 330। और अब मैंने देखा कि रियल में बन रहे हैं जी इतने, तो इसका मतलब जो मैंने मानना था उससे 10 गुना वैल्यू है। तो जो मैंने मानना था उससे 10 गुना एक्चुअल में नंबर ऑफ नोट हैं, यानी कि ये 40 नोट हैं, ये 50 नोट हैं, ये 60 नोट हैं। ऐसे हम करेंगे। ठीक है, क्लियर।
ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवा दूं, एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो इसको डायरेक्टली छोटे तरीके से करने की कोशिश करें फिर ना। देखो, एक बंदे के पास ए मैन हैज 235 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ, इन कोइन के फॉर्म में है, 1 रुपये का कोइन, 50 पैसे का कोइन, 25 पैसे का कोइन, और इनका रेशियो क्या है 11:15:20। ये नंबर ऑफ कोइन का रेशियो है। एक्चुअल में इतने कोइन नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया कि 11 ही कोइन है। मैं मान लेता हूँ कि ये 11 ही है, 15 ही है, 20 ही है। तो एक्चुअल चीज देखेंगे, इससे 10 गुना निकलेगी, 5 गुना निकलेगी, 4 गुना निकलेगी, क्या निकलेगी। अगर मैं इसको 11 ही मान लूँ तो 1 रुपये के 11 कोइन, आपने मुझे बताना टोटल बनेंगे कितने। 1 रुपये के 11 सिक्के, तो टोटल 11 रुपये बनेंगे, प्लस 50 पैसे के 15 सिक्के। 50 पैसे है, ये 98 है, ठीक है, हाफ रुपी है, हाफ इंटू 15, यहाँ पर आपको डाउट ना हो जाए, 15/2 यानी कि 7.5 रुपीज। 25 पैसे के 20 सिक्के, 25 पैसे का मतलब होता है रुपये का चौथा हिस्सा, 54, अगर आपको ध्यान हो तो 1/4। मैंने 54 चला रखी है, ये नहीं है कि मैं कछुए जितना बूढ़ा हूँ, लेकिन मतलब जब मैं छोटा था 54 चलती थी, ठीक है। वैसे मैं 92 बोर्न हूँ, 92 नवंबर। रुपये का 1/4 हिस्सा, तो ऐसे ऐसे 20 कोइन है, तो टोटल भाई साहब 5 रुपये बनेंगे। तो अगर मैंने रेशियो वाली बात को सच मान लिया तो टोटल मेरे पास कितने रुपए बने भाई, 7 और 5 12, 23.5 बने। और रियल में कितने रुपए हैं, रियल में 235 है। अब आप देखोगे इसका 10 गुना है ना, रियल वैल्यू इसकी 10 गुना है। ये हमेशा 10 गुना नहीं आएगी, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिए उनमें दोनों में 10 गुना ही मिल गई, ये हमेशा 10 गुना नहीं आएगी। तो ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे दिखेगी, कभी कभी आपको ऐसे काटनी भी पड़ेगी। 235 डिवाइडेड बाई 23.5, काटने पीटने के बाद आपको पता चलेगा कि रियल वैल्यू 8 गुना है, 10 गुना है, 6 गुना है। तो रियल वैल्यू 10 गुना है, जो हमने माना था ना उससे 10 गुना कोइन है। तो भैया यहाँ पर कितने कोइन है, 110 कोइन है, 150 कोइन है, 200 कोइन है। लेकिन अब की बार उसने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 50 पैसा कोइंस। उसने अब की बार आपसे नंबर नहीं पूछा, उसने आपसे पूछी वैल्यू कि सारे 50 पैसे कोइन की वैल्यू कितनी है। तो 50 पैसे के कितने कोइन है एक्चुअल में, 50 पैसे के 15 नहीं है, 150 है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो 150 कोइन है और हर एक की वैल्यू कितनी है, हाफ रुपी 50 पैसे का है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी जी, 75। तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। ये रंग कैसा लगा, संतरी संतरी। ये बताओ। ए बैट्समैन मिस्ड हर सेंचुरी बाई 4 रन्स इन एन इनिंग्स। 4 रन से सेंचुरी मिस हो गई, इसका मतलब है 100 में से 4 गए, 96 रन बनाए। ये क्लियर है। 4 रन से सेंचुरी मिस हो गई, यानी कि सेंचुरी से 4 रन कम बनाए, 100 में से 4 गए, 96। ठीक है। इन विच द स्कोरिंग शॉट्स इन द फॉर्म ऑफ 6s, 4s, 3s, 2s एंड सिंगल्स। तो उसने जो स्कोर बनाया है उसके अंदर उसने छक्के भी मारे हैं, चौके भी मारे हैं, 3 रन भी लिए हैं, 2 रन भी लिए हैं। वैसे 3 रन पता नहीं कौन लेने देता है क्रिकेट में इनको, ठीक है। उसने सिंगल रन भी लिए हैं, ठीक है। वर इन दिस प्रोपोर्शन, तो जो उसने छक्के मारे, चौके मारे, 3 रन लिए, तो उनकी जो संख्या है वो इस प्रोपोर्शन में है। तो कोइंस वाला इक्वेशन हो गया। टोटल कोइंस की वैल्यू बताते थे, यहाँ पर टोटल सारे रन मिलाकर बता दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि ये जो रेशियो है ना यही सच्चाई है, मैंने इसी को सच्चाई मान लिया। तो रेशियो को सच्चाई मानकर देखते हैं टोटल कितना बनेगा। तो देखो छक्के कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, 6 रन एक बार, तो 6 इंटू 1 6 रन बनेंगे यहाँ से, एक छक्का। चौके कितने हैं, 3, 4 दिए 12, 12 रन यहाँ से बनेंगे, प्लस 3 रन कितनी बार लिए, 3 दूनी 2 बार, तो 6 रन यहां से बनेंगे। 2 इंटू 7 14, 1 इंटू 10 10। तो टोटल अगर हमने रेशियो को ही सच मान लिया तो टोटल कितने रन बने भाई, 14 और 6 20 और 10 30, 30 और 18 48, टोटल 48 रन बने। लेकिन रियल में कितने रन बने, रियल में रन बने हैं 96। इसका मतलब रियल वैल्यू जो है वो रेशियो की डबल है, रियल वैल्यू रेशियो की 2 गुना है, ठीक है। यानी कि यहां पर एक्चुअल में उसने 2 छक्के मारे हैं, 6 चौके मारे हैं, हर एक को आप डबल करोगे। हाउ मैनी रन्स डिड सी स्कोर इन सिंगल्स, सिंगल्स में उसने कितने रन स्कोर किए। तो रेशियो के हिसाब से 10 सिंगल्स ले रखे हैं, लेकिन रियल चीजें डबल हैं,
तो 20 सिंगल ले रखे हैं और एक सिंगल में कितना रन होता है, एक, तो टोटल 20 रन स्कोर किए हैं। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ए। अगर वो ये पूछते कि हाउ मेनी रन्स डिड सी स्कोर इन टूज, कि 2-2 रन लेकर कितने स्कोर किए, तो ये नहीं है कि 7 का डबल 14 बता दोगे। उसने 7 बार 2 रन लिए हैं, तो 7 दूनी 14, उसने 14 बार 2 रन लिए हैं और हर एक बार 2 रन लेने से 2 रन मिलते हैं भाई साहब, तो 28 रन हो जाएंगे टोटल। अब सिंगल जो है उसमें तो एक ही रन मिलता है एक बार, तो इसलिए 20 सिंगल में 20, इसलिए मैंने 20 मार दिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, एक्चुअल एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये। बताओ, ₹4,536 is divided among 4 men, 5 women and 2 boys. The ratio of share of a man, a woman and a boy is this. What is the share of a woman? तो यहाँ पर ये कंसेप्ट कैसे यूज होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज होगा, आपको दिए जाएंगे नंबर ऑफ, मतलब पर्सन, कि भैया मैन कितने हैं, वीमेन कितनी है, चिल्ड्रन कितने हैं। ठीक है, मैन वीमेन बॉयज कितने हैं, और फिर आपको दी जाएगी उनकी डेली वेज, यानी कि रोज की कितनी कमाई है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि भैया यहाँ पर टोटल 100 रुपये कमाता है एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 100 रुपये कमाता है और नंबर ऑफ पर्सनस, और ऐसे ऐसे 5 बंदे हैं, तो रोज जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी मैन के ऊपर वो कितनी पड़ेगी। 5 मैन है और 100 रुपये कमाते हैं रोज, है तो एक दिन में कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी, 500 रुपये पड़ जाएगी ना। अगर मैन के ऊपर मैं देखूँ तो, अगर बंदे लोगों पर देखूँ, औरतों पर ना देखूँ, आदमियों पर देखूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी ना वो प्रोडक्ट होएगा कि भैया डेली रोज की कमाई कितनी है और भैया बंदे कितने हैं, मतलब कि एक बंदे की कमाई कितनी है और बंदे कितने, ऐसे हम बोल सकते हैं। एक बंदे की कमाई कितनी है और बंदे कितने हैं, उससे पता लगेगा कि मैन पर सारा कितना खर्चा आया, वीमेन पर सारा कितना खर्चा आया। अब इस समझ को लेते हुए आप इसको कर दो जरा। तो यहाँ पर इसने क्या बताया है कि 4,536 रुपये डिवाइड किए गए हैं, ठीक है भाई, अमंग 4 मैन, 4 बंदे हैं, 5 वीमेन है, 2 बॉयज हैं। द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए मैन, एक मैन को कितने रुपए देते हैं, अगर 7 यूनिट देते हैं, एक वीमेन को 4 यूनिट और एक बॉय को 3 यूनिट। तो मैंने यही मान लिया कि मैन को 7 रुपये, देखो या तो हमारे पास दोनों जगह रेशियो हो, हमारे पास दोनों जगह रेशियो नहीं है, ऊपर एग्जैक्ट बता रखा 4 मैन 5 वीमेन 2 बॉयज। अब की बार एक्चुअल वैल्यू जितने गुणा निकलेगी ना वो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा, क्योंकि ऊपर तो रेशियो है नहीं, एक ही जगह रेशियो है। तो इसलिए जब एक ही जगह रेशियो हो तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसको रियल में यही मान लेते हैं, इजीली आंसर आ जाता है। तो मैंने मान लिया कि एक मैन का जो शेयर है, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए मैन, एक मैन को अगर 7 रुपये मिलते हैं तो एक वुमेन को 4 रुपये और एक बॉय को 3 रुपये। तो अब हम देखेंगे कितना खर्चा बनेगा। तो 4 मैन हैं, हर एक को 7 रुपये मिलते हैं, तो 28 रुपये खर्चा बन जाएगा भाई, और 5 चौके 20, औरतों पर 20 बन जाएगा, और बच्चों पर 2 3 6, बच्चों पर 6 बन जाएगा। तो टोटल कितना खर्चा बन जाएगा, 20 और 20 40 और 14 54, टोटल 54 रुपीज़ खर्चा बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कितना है कॉस्ट, एक्चुअल में इतनी कॉस्ट है, तो रियल वैल्यूज कितने गुना है, रियल वैल्यूज इतने गुना है। मैं इसको निकालूंगा नहीं, निकालने की जरूरत नहीं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए वीमेन, तो एक वीमेन का शेयर कितना है। ओके, तो रियल वैल्यूज इतने गुना है, मैंने निकाला नहीं है कितने गुना है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि एक वीमेन का शेयर कितना है। एक वीमेन का शेयर है ये 4, तो मैं इसको गुणा करूंगा 4। अब अगर आपको कोई डाउट है तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअल में 7 रुपीज़ मान लिए, 4 रुपीज़ मान लिए, 3 रुपीज़ मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने ऐसे ही माना तो आ गई 54। तो अब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल चीज़ें कितने गुना है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, और उसको मैं किससे डिवाइड करूँ, उसको मैं किससे गुणा करूँगा। अगर आपको वीमेन का बताना है तो 4 से गुणा करूँगा, लेकिन ये मैंने निकाला नहीं है, मैंने ऐसे ही रख लिया इंटू 4। कई बार यहाँ से भी कट के मदद मिल जाती है, ठीक है, इसलिए मैं काट नहीं रहा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 छके 54, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 6 से कटेगा क्या, कटेगा 6 आठे 48, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 4 आठे 32 और 1 33, 336 रुपये है एक वीमेन की। दैट इज ऑप्शन है। क्लियर है जी, ठीक है, ये बताइए
टेल मी दिस। The ratio of total amount distributed in all males and females as salary is this। तो जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सारे मैन में, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे नहीं टोटल अमाउंट, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पता है किस चीज़ को किससे डिवाइड करना, आपको भी ये पता होना चाहिए। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट, या फिर ऐसे भी ना लिखते हैं, ऐसे वहीं से समझ डेवलप करते हैं। तो इसने हमें बताया है टोटल अमाउंट का रेशियो कि भैया सारे मेल्स में और सारी फीमेल्स में, यानी कि सारे मेल्स को अगर 6 यूनिट मिले तो सारी फीमेल्स को 5 यूनिट मिले हैं। वाइल द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, ईच हर एक की सैलरी उसने बताई है इतनी है, और उसने पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, नंबर, ये जो टोटल अमाउंट है मेल पर या फीमेल पर टोटल अमाउंट कितना खर्च होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा भैया नंबर ऑफ मेल या फीमेल कितने हैं और हर एक की सैलरी कितनी है। मान लो 10 मेल हैं, हर एक की सैलरी 5 रुपये है, तो 50 रुपये टोटल अमाउंट खर्च होएगा, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट करके ये आएगा। लेकिन उसने हमें इसकी वैल्यू दे दी और इसकी वैल्यू दे दी, मैं क्या करूँगा, इसको अगर इससे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाले के रेशियो को 6:5 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 4:3, ये मैं बोल रहा था, यानी कि वैसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का रेशियो मिल जाए, इसको काट पीट लो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 को ऊपर ले जाओ, 3 तिये 9, 2 को उधर ले जाओ, 2 5 10, तो 9:10, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर है, 9:10 आंसर। ये बताओ अब, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 25 लेबर्स on a job, he was paid ₹275 for the whole work, okay, after retaining 20% of this sum, 20% उसने खुद के पास रख लिया, कॉन्ट्रैक्टर है ना, अपनी फीस भी तो कटेगा। he distributed the remaining amount amongst the laborers if the number of men to women laborers was in the ratio 2:3 and their wages are in the ratio 5:4। तो देखो ऊपर क्या गिवन है, ऊपर गिवन है नंबर ऑफ मैन टू वीमेन। अब मैं यहाँ पर ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ आपको मैं यहीं से करा दूँ ताकि आपको भी ऐसी आदत पड़ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैन टू वीमेन यहाँ पर बताई है कि मैन कितने हैं, वीमेन कितनी है, 2 मैन हैं तो 3 वीमेन। आगे क्या बताया है, एंड देयर वेजिस, और वो कितने रुपए ले रहे हैं, एक बंदा 5 रुपए ले रहा है तो एक औरत 4 रुपए ले रही है, ठीक है। तो टोटल खर्चा इन्हीं 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, कि सारे मैन पर मिलाकर कितना खर्चा होएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, एक मैन कितने रुपए ले रहा है और मैन हैं कितने। इन दोनों रेशियोज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा भैया टोटल खर्चा मेल पर, यहां पर क्या लिखा है, मैन लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, मैन वीमेन लिखा है, हाँ मैन, टोटल खर्चा सारे मैन पर और सारी वीमेन पर कितना है उसका रेशियो आ जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? तो 2 5 10 और 3 चौके 12, ठीक है। अगर सारे मैन पर 10 रुपए खर्च हो रहे हैं तो सारे वीमेन पर 12 रुपए खर्च हो रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी। अब हमने क्या बताना है, व्हाट वेजेस डिड ए वीमेन लेबरर गेट, एक वीमेन लेबरर को कितने वेजेस मिलते हैं, तो इजीली हम बता सकते हैं। तो हमने एक वीमेन का खर्चा निकालना है, तो सबसे पहले सारी वीमेन का खर्चा निकालो। तो अगर टोटल 22 रुपये खर्च हो रहे हैं ना, टोटल 22 रुपये, 10 और 12 22, उनमें से 12 वीमेन के ऊपर खर्च हो रहे हैं, तो यानी कि टोटल रुपए का कितना हिस्सा वीमेन पर खर्च हो रहा है, 12/22। और टोटल कितना रुपया खर्च हो रहा है मैन और वीमेन पर मिलाकर, टोटल उसे 275 रुपये मिले थे, उसमें से उस भाई साहब ने 20% तो खा लिए, तो बचे कितने, 80%, यानी कि इसका 4/5। ये टोटल रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 275 का 4/5 मैन एंड वीमेन में, इसका 12/22 हिस्सा सारी वीमेन पर मिलाकर खर्च हुआ है, तो ये सारी वीमेन का खर्चा है। इसको अगर मैं नंबर ऑफ वीमेन से डिवाइड कर दूं तो एक वीमेन का खर्चा आ जाए। अब नंबर ऑफ वीमेन कितनी है ये देखना पड़ेगा,
तो उसने क्या बताया हमें, उसको बताना पड़ेगा ये है? नहीं तो आएगा नहीं, कि 25 लेबरर हैं और मैन इज टू वीमेन का रेशियो क्या है, मैन इज टू वीमेन का रेशियो है 2:3। तो 2 + 3 5, 5 का 5 गुना, यानी कि वीमेन कितनी होंगी, 3 का 5 गुना 15, टोटल 15 वीमेन है, मैंने 15 से डिवाइड कर दिया, एक वीमेन की सैलरी आ जाएगी यहाँ। ठीक है जी, ओके, काट लो तब तक, या फिर रहने देते हैं, पोस्टपोन कर दिया मैंने। 2 × 12, 2 11, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 15 पंजे क्या होता है 75, तो 25, ये 3 दूनी 4 दूनी 8, 8 रुपये है क्या, जहाँ तक मेरे को याद है शायद 12 रुपये आ रही थी, मैं एक बार फिर से देखूँ। 11 दूनी इरेजर, ये क्या था 22 था ना, 2 सिक्के 2 से 11 पर, 11 दूनी 22, 11 पंजे, तो 15 पंजे 75, 25 ये 75, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 रुपये आ रही है एक वीमेन की, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है। और एक आधी बार अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाए तो आप संभाल लेना, बिकॉज वो होनी लाजमी है, मेरे को पता है एक आधे क्वेश्चन में कैलकुलेशन में गड़बड़ी होएगी, ठीक है, वो स्किप हो सकती है, इतने हज़ारों क्वेश्चन आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ तो एक आधे में हो सकती है, ठीक है। कंसेप्ट के ऊपर ध्यान रखना, कंसेप्ट गलत नहीं होएगा कभी भी। ये बताओ, द टोटल नंबर ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फैक्ट्री इज 40, दे अर्न ₹1343 इन ए डे, यानी कि ये सारे मिलाकर इतने रुपए अर्न करते हैं, ठीक है। इफ द टोटल वेजेज ऑफ ए मैन टू दैट ऑफ ए वुमेन टू दैट ऑफ ए चिल्ड्रन, तो मैन वीमेन और चिल्ड्रन की टोटल वेजेस का रेशियो बता दिया उसने, ठीक है। एंड इफ द वेजेज ऑफ ए मैन, वेजेज ऑफ ए मैन, यानी कि एक बंदे की इतनी है, ए मैन, ए वीमेन एंड ए चाइल्ड आर इन द रेशियो ऑफ 7:13:6। तो यहां पर गिवन क्या है पता है, टोटल वेजेस ऑफ मैन, MEN, यानी कि प्लूरल होता है MEN का प्लूरल, WAMEN ये प्लूरल है, MEN, एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी प्लूरल है, यानी कि सारे मैन की, सारी वीमेन की, सारे चिल्ड्रन की टोटल जो वेजेस हैं, सारे आदमियों पर इतने रुपए खर्च हो गए, सारी औरतों पर इतने, सारे बच्चों पर इतने खर्च हो गए, ठीक है। और उसने क्या बताया है कि एक बंदे पर इतने खर्च हो रहे हैं, तो ये जो टोटल वेजेस होती हैं कि सारे बंदों पर कितने खर्च हुए, ये किसका प्रोडक्ट होती हैं, ये प्रोडक्ट होती हैं कि भैया एक बंदे पर कितना खर्च हो रहे हैं ईच पर, एंड नंबर ऑफ बंदा, नंबर ऑफ पर्सन। अगर हमारे पास 50 बंदे हैं और हर एक के ऊपर 5 रुपए खर्च हो रहे हैं, टोटल 250 खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने किन दो का रेशो दे दिया, उसने इसका रेशो दे दिया, और उसने क्या बता दिया हमें, और उसने बता दिया कि हर एक के ऊपर कितना खर्च हो रहा है। तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो हम निकाल सकते हैं इसको इससे डिवाइड करके। तो अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ये चीज यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे पढ़ के समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो 35, 26, 18 डिवाइडेड बाई 7, 13 एंड 6, 7 पंजे 35, 13 दूनी 26, 6 3 18, तो ये रेशियो आ गया मैन, वीमेन और चिल्ड्रन का मेरे भाई। क्लियर। अब इसने पूछा क्या हमसे, देन हाउ मच डज ए चाइल्ड अर्न, एक बच्चा कितने अर्न करता है। तो पहले तो मैं निकालूंगा कि सारे बच्चों पर कितने खर्च हो रहे हैं, फिर मैं एक बच्चे का निकालूंगा, ठीक है जी। तो सारे टोटल कितने रुपए हैं, टोटल रुपए हैं जी 1343, ये 1343। ये सारे रुपए जब खर्च कर रहे हैं, उनमें से 35 यूनिट मैन पर खर्च हो रहे हैं, 26 यूनिट वीमेन पर, और इतने रुपए चिल्ड्रन पर, तो 18 रुपए खर्च हो रहे हैं चिल्ड्रन पर। टोटल कितने में से, इन सबको मैं ऐड करूंगा, तो 3 और 2 5 और 1 6, 60, 8 और 5 13 और 6 19, 79। तो चिल्ड्रन के ऊपर 18 आउट ऑफ 79 इतना रुपया खर्च हो रहा है, सारे बच्चों पर मिलाकर, सारे बच्चों पर है, सारे बच्चों पर। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा कि बच्चे कितने हैं, ताकि एक बच्चे की आ जाए। तो अब देखते हैं भैया, ये तो उसका रेशियो था ना नंबर ऑफ पर्सन्स का, कि मैन कितने हैं, वीमेन कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं। तो 5 और 2 7 और 3 10, अगर टोटल 10 यूनिट हैं तो ये बोल रहा है 40 है, तो 10 का 4 गुना है, एक्चुअल चीज़ें 4 गुना है, तो यानी कि चिल्ड्रन 3 का 4 गुना 12 है, तो मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, हर एक बच्चे की आ जाएगी, खत्म कहानी।
द स्टोरी इज एंड। 6 × 18, 6 × 12, 79। 79 एक पर ही जाएगा, तो ये वैसे 21 कम है, 21 और 43 ही हो जाएगा। 21 और ये 55, 5, 53 कितने पर जाएगा? 7 पर। 7 नहीं, मैं 63, 7, 49, हाँ 7 पर जाएगा ये। ठीक है, तो 51/2 यानी कि 25.5। वेर इज 25.5? ऑप्शन डी। ठीक है जी, क्लियर है? ये बता दो। ये आपने बता दिया तो मज़ा आ जाएगा, और आप बता दोगे इसलिए। पॉज करके ट्राई करो। उम्मीद है कि आपने ट्राई किया होगा। अब एक बार हिंट दे देता हूँ। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम रेशियोज़ को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसका आएगा। तो रेशियोज़ को ऐसे मान लो 2x 3y, मतलब x और y ले लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लो, इजीली कर लोगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके ट्राई किया। देखो, ए ग्रोसर मिक्सिस 2 वेराइटीज ऑफ ए व्हीट, ठीक है, एंड सेल्स द मिक्सर एट ₹28 पर केजी। 28 पर केजी में बेच देता है टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ये क्या है उसका? ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये तो पता है 28 पर केजी में बेच रहा है, 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं ना, जरूरत पड़ेगी तो। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वेराइटी इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड वेराइटी, तो अपने पास 2 वेराइटी हैं, फर्स्ट वेराइटी एंड सेकेंड वेराइटी। तो जो कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट वेराइटी का वो डबल है दूसरी वेराइटी से, तो ये रेशियो है। ठीक है, आगे उसने क्या बताया है? एंड ही हैज़ मिक्सड देम इन द रेशियो 2:3। तो उसने किस रेशियो में मिक्स किया है? किस रेशियो में मिक्स किया है, इसका मतलब वो यहाँ पर बता रहा है क्वांटिटी, या फिर हम बोल सकते हैं वेट, क्वांटिटी। तो 2:3 रेशियो में मिक्स किया है। ठीक है जी। तो भैया अगर आपको किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस पता है कि भैया कितने रुपए पर केजी मिलती है और कितनी खरीदी गई, तो इन दोनों से आपको क्या पता चल जाएगा कि कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट क्या पड़ी है इस पूरे माल की। तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी कि फर्स्ट वैरायटी पर अगर 2 दूनी 4 रुपये खर्च हुए हैं, तो सेकंड वैरायटी पर 1 तिये 3 रुपये खर्च हुए हैं। हमें टोटल कॉस्ट मिल गई। अगर 4 रुपये फर्स्ट वैरायटी पर खर्च हुए हैं तो 3 रुपये सेकंड वैरायटी पर खर्च हुए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताना, हमने बताना फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द चीपर वैरायटी। चीपर यानी कि सस्ती वाली, यानी कि ये वाली कॉस्ट प्राइस ये है, इस वाली वैरायटी का हमने प्राइस बताना है। उसने आपको क्या बता रखा है? उसने आपको बता रखा है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों रेशियोज हैं, तो आपको ये कन्फ्यूज़न होगा। बताने को तो मैं बता दूं कि भैया ऐसे होगा, लेकिन हम रटने वाले नहीं है, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या करो, आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ मान लो कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 2x और 1x है, और बिकॉज ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, तो अब मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ मान रहा हूँ। तो वेट मैंने मान लिया 2y और 3y अलग अलग रेशियो हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 2 4xy। इसके ऊपर एग्जैक्टली 4xy रुपये खर्चे गए हैं, इसके ऊपर एग्जैक्टली 3xy। अब ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ये भाई साहब रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यूज़ है। मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ले लिया ना, ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। तो देखो अब करते हैं खेल। तो मुझे यहाँ से कॉस्ट प्राइस पता है, तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। यहाँ से मुझे एवरेज कॉस्ट प्राइस पता है, उनको मिक्स करके उसने बेचा, एवरेज कॉस्ट प्राइस में निकाल लूँगा। तो यहाँ से कैसे निकालोगे कॉस्ट प्राइस? कैसे निकालोगे कॉस्ट प्राइस? आप निकालोगे भैया एवरेज कि टोटल कितने रुपए खर्च हुए डिवाइडेड बाई टोटल वेट क्या है, तभी तो पता चलेगा पर केजी क्या कॉस्ट प्राइस पड़ा है ना। तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए, 4xy + 3xy 7xy, और टोटल वेट कितना है 2y + 3y 5y। ये मुझे तो पहले ही पता था कि ये y वाला कटेगा और इसी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा जो उसने पूछा है, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊंगा अभी भी तो भी आगे याद नहीं रहेगा। तो फॉर द सेफ साइड हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल में मान लेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, क्या ही दिक्कत है। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया, टोटल कॉस्ट अपॉन वेट, और वहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है 28 रुपये सेलिंग प्राइस है। ये 25% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5/4 है। इसको मैंने 4/5 कर दिया। इसको हम इक्वेट कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है जी,
y से y गया, 5 से 5 गया, 7 से गया 4 पर, x की वैल्यू आ गई 16। तो जो चीपर वेराइटी है x की वैल्यू 16 है तो उसका प्राइस है 16 रुपये, 16 रुपये पर केजी। ठीक है, यहाँ पर केजी है इसलिए यहाँ पर केजी है, यहाँ पर जो रेट होता है उसी टर्म में हो जाता। तो आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है जी। इस कंसेप्ट के तहत ये एक और तरह के क्वेश्चन है, लास्ट तरह के क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी हैं। अगर आप चीज़ को समझ गए तो, नहीं समझोगे तो इनको रट के बैठे रहोगे, इसलिए समझ जाना। ठीक, देखो, ए कैट टेक्स 7 स्टेप्स इन द टाइम टेकन बाई डॉग फॉर 5 स्टेप्स। एक कैट क्या करती है, 7 स्टेप ले लेती है जितने टाइम में डॉग 5 स्टेप लेता है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है जी कैट और ये है जी डॉग। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, मुझे सिर्फ ये बता दो कि जितने देर में कैट जल्दी जल्दी 7 स्टेप ले लेती है उतनी देर में डॉग 5 ही स्टेप ले पा रहा है। तो ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रही है चीज़, है ना। कौन चलने में कितना एफिशिएंट है, एफिशिएंसी को। भैया कैट अगर 7 स्टेप लेती है तो डॉग 5 ही स्टेप ले पाता है। इस मामले में कैट तेज है, ज्यादा स्टेप ले पा रही है, नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, इसको एफिशिएंसी या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ स्टेप्स, कौन ज्यादा स्टेप्स लेता है सेम टाइम में, एक फिक्स्ड टाइम में। ठीक है, अब अगली चीज क्या बता रखी है, अब इसको समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बट 5 स्टेप्स ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते की 5 स्टेप आर इक्वल टू 6 स्टेप्स ऑफ ए कैट। यहां पर इस बात को ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं है। अब मुझे ये बताओ यहां पर तेज कौन है, यहां पर ज्यादा एफिशिएंट कौन है, कैट या डॉग। इस सेकंड वाली लाइन में कुत्ते की 5 स्टेप कैट की 6 स्टेप के बराबर है। कुत्ते को कम स्टेप लेनी पड़ रही है। यहां पर बात हो रही है साइज की, किसकी स्टेप का साइज बड़ा है, जिसको कम स्टेप लेनी पड़ रही है। एक छोटा बच्चा ऐसे ऐसे टुक 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 चलता रहता है, जो बड़ा बंदा है वो लंबी लंबी कदम रखता है। तो यहां पर लंबे कदम किसके हैं, यहां पर कुत्ते के कदम लंबे हैं, क्योंकि उसको 5 ही कदम लेने पड़ रहे हैं, बिल्ली को 6 स्टेप लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो जिसको ज्यादा स्टेप लेनी पड़ रही है यानी कि उसका साइज कम है। ठीक है, यानी कि उसका साइज कम है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं साइज की, स्टेप्स के साइज की। तो कुत्ते को कम स्टेप लेने पड़ रहे हैं, इसका मतलब उसका साइज बड़ा है। तो यहां पर जो हम रेशियो लेंगे ना, वो 5 नहीं लेंगे कुत्ते के लिए, वो 1/5 लेंगे, और कैट के लिए लेंगे 1/6। इनकी स्टेप्स के साइज का रेशियो है ये। जो स्टेप का ऐसे साइज होता है ना, जो कदम रखते हैं ऐसे, उसका। कुत्ते की स्टेप बड़ी है। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टेप है, ये नंबर ऑफ स्टेप 5 स्टेप ले रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने में, ये 6 स्टेप ले रही है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो स्टेप्स का जो साइज है यहाँ पर 1/5:1/6। और अभी इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि बताओ इनकी स्पीड्स का क्या रेशियो होगा। तो स्पीड किस पर डिपेंड करेगी कि भैया एक स्टेप का साइज कितना है, डिस्टेंस को ट्रेवल करने की स्पीड। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि स्पीड इज इक्वल टू साइज इनटू नंबर ऑफ स्टेप। वो इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी कि भैया उसके कदम का साइज कितना है और कितने कदम ले जा रहा है। जितना ज़्यादा बड़ा साइज है कदम का उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी, जितने ज़्यादा स्टेप्स ले पा रहा है फुर्ती से उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। तो इन दोनों के प्रोडक्ट पर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 7 × 1/6 7/6, 5 × 1/5 5। तो इस 6 को उधर भेज दोगे, 5 × 1/5 ऐसे ही है गए। मैंने गलत लिख दिया, ए कैट टेक्स 7 स्टेप्स। ठीक है, 5 स्टेप्स ऑफ ए डॉग आर इक्वल टू 6 स्टेप्स ऑफ ए 7 स्टेप्स इन द टाइम टेकन बाई डॉग। जितने समय में एक कुत्ता 5 कदम उठाता है नंबर, उतनी देर में बिल्ली जो है वो 7 कदम उठा लेती है। लेकिन एक कुत्ते के 5 कदम, फिर साइज तो भैया बिल्ली के 6 कदमों के बराबर है। ठीक ही किया है वैसे तो हमने 25, और भी फिर ये ठीक क्यों नहीं आ रहा, 7/6। रुको यार, यहाँ से तो ठीक आ रहा है ये। कंफ्यूज्ड क्यों, यहाँ से ठीक तो आ रहा है, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा।
5 और 6, 7:6 आ जाएगा। अच्छा, तो 7/6, 5/5 1, तो 7:6। हाँ, तो 7:6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैं दूसरा आंसर सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि 42:25 होएगा, यानी कि इस क्वेश्चन की वैल्यू बदल दी क्या मैंने बाद में, या फिर वो दूसरा क्वेश्चन होएगा। पहले का याद है मेरे को, काफ़ी पहले का। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ दूसरे अंदाज में। जितने समय में कुत्ता 5 कदम उठा रहा है, ठीक है, उतने समय में बिल्ली 7। तो यहाँ पर तो भैया ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, बिल्ली तेज निकली, ठीक है। लेकिन एक कुत्ते के 5 कदम, यहाँ पर कुत्ता तेज निकला कम कदम, तो मैं कुत्ते के कदम, कुत्ता तेज निकला तो कुत्ते को मैं बड़ी वैल्यू दे दूंगा और बिल्ली को दे दूंगा छोटी। 5 से 5 गया 6:7। तो कुत्ता इज 6, बिल्ली इज टू 7। दोनों तरीके से करके देख लिया है, आंसर इस ऑप्शन सी। क्लियर है? ये सवाल, यही सवाल पिछले वाला दूसरी वैल्यू से पहले मेरे पास था, तो कभी कभी आंसर याद हो जाते हैं ना, टिपिकल सवाल है ये। चलिए जी, ये बताइए, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट। 3 cats are roaming in a zoo in such a way that when cat A takes 5 steps, जब cat A 5 स्टेप लेती है तो cat B 6 स्टेप लेती है, cat C 7 स्टेप लेती है। तो यहां पर बताई गई है उनकी स्टेप्स लेने की एफिशिएंसी। जो ज्यादा स्टेप ले लेगी उतने ही टाइम में वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो यहां पर है कैट ए, यहां पर कैट बी, यहां पर कैट सी। ये जब 5 स्टेप लेती है तो ये लेती है जी 6 स्टेप, और ये लेती है मेरे भाई 7 स्टेप। अब आगे बताया गया है नंबर ऑफ स्टेप्स, कि जब कैट ए 6 स्टेप लेती है, कैट ए की जो 6 स्टेप हैं आर इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ बी। एक बात बताओ, जिस बंदे को ज्यादा स्टेप लेकर दूसरे बंदे की बराबरी करनी पड़ रही है, यानी कि उसकी स्टेप्स छोटी हैं, तो यहां पर जो साइज है, अब यहां पर स्टेप्स का साइज की मैं बात कर रहा हूं, तो जिसको बड़ी वैल्यू मिली है ये मत मानना उसका साइज बड़ा है, जिसको बड़ी वैल्यू मिली है उसके तो कदम छोटे हैं। ये नंबर ऑफ कदम है, 7 कदम लेकर उसको बराबरी करनी पड़ रही है। तो एक्चुअल में साइज क्या होएगा, इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। जो 6 स्टेप ले रहा है उसका साइज 1/6, जो 7 स्टेप ले रहा है उसका साइज 1/7, और जो 8 स्टेप ले रहा है उसका साइज 1/8। तो इनकी स्पीड इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। जब आप ऐसे ऐसे 3 इक्वेशन कर लोगे तो मुझे डायरेक्टली पता है कि करना क्या है। मुझे ये पता है कि 5/6 आएगा, 6/7 आएगा, 7/8 आएगा। बेसिकली ऊपर वाले रेशियो को इन नीचे वाले रेशियो से डिवाइड करना है। लेकिन मैं आपको समझ बता रहा हूं कि समझ क्या है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं जी। एलसीएम लिवाएंगे अभी, और तो क्या ही करेंगे। तो भैया जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मन ही मन में 6 × 7 × 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब 6 × 7 × 8 को जब मैं यहाँ इससे मल्टीप्लाई करूँगा पहले वाले से, तो 6 से 6 कट जाएगा। तो मैं एक्चुअल में मैं ऐसे लिखता नहीं, मुझे पता है कि 5 की गुणा में इस 6 को छोड़कर बाकी 2 को ले आओ, रेशियो 6 की गुणा में इसके नीचे वाले को छोड़कर बाकी 2 को ले आओ, रेशियो 7 की गुणा में इसके नीचे वाले को छोड़कर बाकी 2 को ले आओ। वो वही काम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक 2 कटेगा बिकॉज मैंने एक्चुअली एलसीएम लिया नहीं है। 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 तिये 6। अब आ जाएगा रेशियो 5 चौके 20, 7 140, एक में ही है ना 140, बल्ले बल्ले इस ऑप्शन है। 140 का कुछ और बन सकता है, 40 नहीं बन सकता है, फ्रैक्शन में आएंगे नहीं, 15 नहीं बन सकता, 252 नहीं बन सकता। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये बताओ, मैं आपको ये समझा क्यों रहा हूँ, बिकॉज वो जो सेकंड स्टेप है इसको पहले पर बता सकता है, फर्स्ट स्टेप को सेकंड पर बता सकता है। फिर क्या करोगे, तो रटना नहीं है कि फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो समझो, दिमाग लगाओ, इसलिए बता रहा हूँ। ए कैमल परस्यू एन एलिफेंट एंड टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ एलिफेंट। कैमल क्या करता है, जब एलिफेंट 7 लीप लेता है तो वो 5 लेता है। यहाँ पर टाइम की वो बता रखी है, ठीक है। तो कैमल जो है वो एलिफेंट को परस्यू कर रहा है, या जो भी है कोई किसी का पीछा कर रहा हो। ए कैमल परस्यू एन एलिफेंट एंड टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट जितनी देर में 7 लेता है उतनी देर में कैमल 5 लेता है। यहाँ पर बात हो रही है इनकी स्टेप्स लेने की एफिशिएंसी की। अब बात होगी इनके स्टेप्स के साइज की, किसके कदम बड़े हैं। बट 5 लीप्स ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के 5 लीप्स आर इक्वल टू 3 लीप्स ऑफ कैमल, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने का, बताने का एक और तरीका मेरे दिमाग में आया क्या,
कि 5 लीव्स ऑफ एलिफेंट, मान लो एलिफेंट के पैर का साइज ई है, तो 5 कदम ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू 3 कदम ऑफ कैमल। तो आपको ई और सी का रेशियो मिल जाएगा। एलिफेंट के कदम का साइज 3, कैमल के कदम का साइज 5। एलिफेंट के कदम, हाँ एलिफेंट के कदम का साइज 3, कैमल के साइज कदम का साइज 5। अब ये साइज आ गया और ये आ गया भाई साहब इनकी एफिशिएंसी। तो 5 5 25, 7 3 21। ठीक है, ये इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर ये 3 हो तो हम क्या करेंगे? पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर तो आपने कंपेयर कर दिया, तो 3 में भी कर देंगे, क्या ही दिक्कत है। 6 स्टेप्स ऑफ ए, कैट ए की स्टेप का साइज मैंने ए मान लिया, तो इसकी 6 स्टेप्स का साइज क्या होगा? 6a इज इक्वल टू, यहाँ पर अब साइज की बात हो रही है भाई साहब, ठीक है, इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ बी, 7 स्टेप्स ऑफ बी इज इक्वल टू 8 स्टेप्स ऑफ सी, इज इक्वल टू 8 स्टेप्स ऑफ सी। तो जब भी चीज़ें ऐसे आ जाएं तो मैंने आपको क्या बता रखा है? मैंने आपको ये बता रखा है कि डिवाइड कर दो इन तीनों के एलसीएम से, या फिर ए के नीचे लिख दो इस 6 के अलावा बाकी 2 का प्रोडक्ट 56, बी के नीचे लिख दो इस 7 के अलावा 6 8 48 इन दोनों का प्रोडक्ट, और सी के नीचे लिख दो भाई साहब 8 के अलावा 7 6 42 का प्रोडक्ट। तो इस रेशियो को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, एग्जैक्टली वही आंसर आएगा। ठीक, अभी मेरे दिमाग में आया तो सामने ही मैं बता रहा हूँ। तो कंसेप्ट क्लियर होने का क्या फ़ायदा होता है कि मेरे को आंसर चेक नहीं करना इस रेशियो से ठीक आएगा कि नहीं, मुझे पता है आएगा, मैं पहली बार बता रहा हूँ फिर भी पता है आएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी के कारण, बिकॉज बात सेम ही है, कुछ नई बात भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये अपना कंसेप्ट लेक्चर खत्म होता है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स का। इसी कंसेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है सी, और बाकी इसके बाद अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।